बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है, चूँकि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के जो नॉमेनक्लेचर थे उसको रीड किया था, किस तरीके से आईपीसी के तहत या कॉमन नेमिंग तहत जो है उसको नेमिंग दी जाती है। आज जो है फिर हम अल्केन्स की जो रिएक्शंस हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको देखें किस तरीके से वो अपना स्ट्रक्चर बनाता है, कितने पाई बॉन्ड बनते हैं, कितने इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो शुरू करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से। और फिजिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो इसकी स्टेट है। और अगर देखें तो जितने भी अल्केन्स हैं कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक सबके सब आपके आम रूम टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म के अंदर मौजूद है। जैसे आप देख सकते हैं मीथेन है, इथेन है आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से प्रोपेन है या ब्यूटेन है जिसको हम बॉटल गैस भी कहते हैं, ठीक है, या इसको एलपीजी भी कहा जा सकता है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब के सब आप रूम टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं तो कार्बन 5 से अबव जितने भी हैं कार्बन 12 तक वो आपके लिक्विड्स फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। और इसी तरीके से कार्बन 12 से अबव जितने भी हैं वो ज़्यादातर आपके वैक्सीज सॉलिड्स होते हैं। फिर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। चूँकि ये आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, इसलिए इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही जो है वो आपके हाई होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की। चूँकि जितने भी अल्केन्स हैं वो सब किस पर आपके मुश्तमिल है, कार्बन पर, और सब के सब आपके कार्बन आपके क्या होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। और नॉन पोलर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, यानी आपके पानी में हल नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये आपके सॉल्युबल हो सकते हैं किसके अंदर, पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, ठीक है। तो नॉन पोलर कोई भी सॉल्वेंट हो उसके अंदर इनको डिजॉल्व किया जा सकता है। फिर डेंसिटी की बात करें, क्योंकि जितने भी आपके अल्केन्स हैं उसकी अगर कंपैरिजन करें वाटर से, तो अल्केन की जो डेंसिटी है वो लेस देन होती है वाटर से, ठीक है। चूँकि वाटर की जो डेंसिटी है वो आपके पास होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए इन अल्केन्स की जो डेंसिटी वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होती है। फिर ऑर्डर और कलर की बात करें तो जो लोअर मेंबर्स हैं अल्केन के, ठीक है, वो सब के सब आपके ऑर्डरलेस होते हैं, उनका कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है, ठीक है, और कलरलेस भी होते हैं, ठीक है, उनका कोई कलर भी नहीं होता। इसी तरीके से लेकिन अगर मैं हायर मेंबर्स की बात करूं, अल्केन्स के जितने भी हायर मेंबर्स हैं उनमें अगर जाएंगे तो वो आपको ऑर्डर भी मिलेगा और कलर भी मिलेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं फ्लेमेबिलिटी पे, क्योंकि सब के सब आपके कार्बन पर मुश्तमिल है तो सब के सब आपके हाईली फ्लेमेबल हैं, सब के सब आपके कंबस्टिबल हैं, जल सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी चीज़ को, किसी फ्यूल को जलाना है, किसी चीज़ को कंबस्ट करना है तो कंबशन के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, ठीक है। और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? पहला, सबसे पहले आपके पास ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, फिर आपके पास इग्निशन होना ज़रूरी है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास फ्यूल का होना ज़रूरी है। और फ्यूल वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है, लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैसियस फॉर्म के अंदर मौजूद हो, तब जाकर आपके पास ये फायर ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल में से कोई भी एक साइड अगर आप निकाल देंगे तब भी आपके आस-पास आगे वो नहीं चल पाएगी। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर में किसी भी एक मेंबर को हम कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि इसके पास पहला मेंबर मीथेन है, ठीक है, और मीथेन जो है वो आपका अल्केन का पहला मेंबर है। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो CH4 है, इसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर आपके पास बॉन्ड बनाता है। और चूंकि ये आपके पास क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो जहाँ भी सैचुरेशंस मौजूद होती है वहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से ये एडिशन रिएक्शंस करते ही नहीं है, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरीके से बनता है। सबसे पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं, कार्बन किस तरीके से बिहेव करता है। कार्बन चूंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी 1s2 2s2 2px 2py और 2pz, इसके 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल बना दो। तो एटॉमिक नंबर 6 पहले में 2, दूसरे में 2, 4 हो गए, ये 5 और 6। चूंकि ये आपके ग्राउंड स्टेट पर मौजूद होता है और जब मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाता हूँ, ठीक है, ये आपके पास ग्राउंड स्टेट, लेकिन जब इसको मैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर लेके जाऊंगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो 2px 2py और 2pz अब किस तरीके से चेंज होगी? अब जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाता है एनर्जी गेन करने के बाद,
तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होता है वो क्या करता है कि वो जंप करता है, और जंप करने के बाद वो किस में चले जाता है, वो हायर ऑर्बिटल में चला है। ठीक है, तो अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला है, तो यहाँ आ जाएगा 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट के अंदर। अब यहाँ पर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 ऑर्बिटल जो हैं वो आपके अनफिल्ड हैं, जो अपने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर किरदार अदा करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा आपके पास जो इसके अंदर है वो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है, तो और इसके अंदर आपके पास एक ही अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, तो अब इन हाइब्रिडाइजेशन में इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, अगर इसका वैसे जनरल स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास यहाँ पर एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम के साथ इस तरीके से मिलकर जुड़ा हुआ है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में इस तरीके से किस तरीके से बॉन्ड बनाता है ये। ठीक है, तो अगर शेप देखें तो इसका जो शेप है वो आपके पास 4 कॉर्नर्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉर्नर्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पर टोटल 4 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, अगर इसकी शेप या इसकी ज्योमेट्री देखते हैं तो वो बनेगी आपके पास टेट्राहेड्रल। ठीक है, और मजीद इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो स्ट्रक्चर के बाद डिस्कस करते हैं। अब स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। जैसे कि यहाँ पर आपके पास कार्बन एटम है, और कार्बन एटम क्या करेगा, सबसे पहले अपना यहाँ पे जो 2s1 ऑर्बिटल है वो इस वाले हाइड्रोजन एटम के पास, क्योंकि एक ही s ऑर्बिटल है, तो आपके पास 2s1 ऑर्बिटल इस वाले हाइड्रोजन एटम के 1s1 ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके यहाँ पर पहला जो सिग्मा बॉन्ड है वो जनरेट करेगा। इसके बाद जब इसके पास जो 2s1 ऑर्बिटल खत्म हो जाता है, हाइब्रिडाइज हो जाता है, तो उसके बाद 2px बचा। अब कार्बन क्या करेगा, यहाँ पे अपना 2px ऑर्बिटल, 2px1 ऑर्बिटल इस वाले हाइड्रोजन एटम के 1s1 ऑर्बिटल से, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ जनरेट कर लेगा। ठीक है, अब ये दूसरा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं 2py1 ऑर्बिटल पे। ये 2py1 ऑर्बिटल, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन एटम के 1s1 ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके तीसरा सिग्मा बॉन्ड जो है वो यहाँ जनरेट कर लेगा। अब इसके पास रिमेनिंग कौन सा रहेगा आपके पास, 2pz ऑर्बिटल। अब आखिरी ये 2pz ऑर्बिटल भी अपना इस वाले हाइड्रोजन एटम के 1s1 ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके चौथा सिग्मा बॉन्ड जो है वो यहाँ जनरेट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन के पास कोई भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बचा। हाइड्रोजन के भी एक ही था, 4 थे, और चारों के पास एक एक ऑर्बिटल था और चारों फिल हो गए। ठीक है, तो ये चारों हाइड्रोजन के फिलअप हो गए, और कार्बन के पास 4 अनफिल्ड थे और चारों आपके हाइब्रिडाइज हो गए। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जो अनहाइब्रिड है। इस तरीके से टोटल यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, टोटल जो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, आपके पास 4 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, और चारों बॉन्ड किसके दरमियान बन रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। ठीक है, इनमें से एक सिग्मा जो बन रहा है वो आपके पास एसएस ओवरलैपिंग से, ठीक है, जो आपके पास ये 2s1 और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से एसएस ओवरलैपिंग से आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर जनरेट होगा। ठीक है, बाकी जो इसमें से जो 3 सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो रहे हैं वो आपके पास s और p ओवरलैपिंग से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई पाई बॉन्ड बन रहा है, कोई पाई बॉन्ड नहीं बन रहा, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है वहाँ पर 0 हो जाता है। जहाँ भी आपके पास सैचुरेटेड अल्केन्स की बात होगी वहाँ पर आपके पास कोई भी एक भी पाई बॉन्ड आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास अल्केन्स है। फिर इसी तरीके से इसका अगर बॉन्ड एंगल देखें तो बॉन्ड एंगल अमूमन तौर पर इसमें आता है 109.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो बॉन्ड एंगल है वो इसका कितना होता है, 109.5 डिग्री। इसी तरीके से इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इसमें आपके पास अगर मैं सेंट्रल एटम की बात करूं तो इसमें जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है, सेंट्रल एटम इसमें आपके पास कार्बन है, जबकि सराउंडिंग एटम्स इसमें सबके सब आपके पास हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड आपके पास 4 हैं, पाई बॉन्ड इसके अंदर 0 है। तो ये सब इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं अल्केन्स की स्ट्रक्चर की। फिर उसके बाद बात करते हैं अल्केन्स की रिएक्टिविटी की, क्योंकि अल्केन्स आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसलिए जितने भी आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आपके लेस रिएक्टिव इन नेचर है। और लेस रिएक्टिव इन नेचर होने की वजह ये है कि वो आपके पास सैचुरेटेड है, यानी उनके पास जो स्पेस है वो बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, इसलिए कोई भी बॉन्ड आकर उसमें ऐड नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आप बॉन्ड तोड़ना भी चाहते हैं तो तोड़ने के लिए फिर आपको एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट की ज़रूरत होगी, और वो जो है वो इस वजह से यहाँ पर जो रिएक्शंस अल्केन के अंदर देखे जा चुके हैं
वो होते हैं आपके पास रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो एक तो ये कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होती है और किसके जरिए होती है, रेडिकल्स के जरिए होती है। रेडिकल्स चूंकि वो आपके इनको डिनोट करते हैं, किसी भी एक एलिमेंट है उस एलिमेंट के ऊपर मैंने अगर नॉट लगा दिया दैट इज अ रेडिकल, और रेडिकल जो है वो आपके क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसलिए ये हाईली रिएक्टिव आपके रेडिकल्स जो हैं वो आपके अल्केन्स को तोड़ देते हैं और इसके अंदर फिर आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म अगर देखेंगे तो मैकेनिज्म थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स है और किस तरीके से होता है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं वो आपके 3 स्टेप्स के अंदर होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आपके पास चेन इनिशिएशन स्टेप है, और चेन इनिशिएशन स्टेप के अंदर जो है सबसे पहले आपके पास रेडिकल्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास क्लोरीन जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो आपके 2 क्लोरीन एटम पर मुश्तमिल होता है, और 2 क्लोरीन एटम पर मुश्तमिल आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल इस पर जब आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस पर पड़ती है या इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दिया जाता है, तो क्या होता है कि यहाँ से आपके पास जो क्लोरीन है वो आपके टूट जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, आपके पास रेडिकल्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास बनता है क्लोरीन रेडिकल्स, ठीक है, और ये बन गया आपके पास क्लोरीन रेडिकल। अब पहले स्टेप के अंदर चेन इनिशिएशन स्टेप के अंदर आपके पास रेडिकल्स फॉर्मेशन है। रेडिकल फॉर्मेशन के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है प्रोपेगेशन का, ठीक है, और प्रोपेगेशन के अंदर आपके पास रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। किस तरीके से होगा, इसमें आपके पास जो मिथाइल क्लोराइड मीथेन है CH4, ठीक है, इसको मैं तोड़ कर लिख रहा हूँ CH3 और एक H, दैट इज अ CH4। इस मीथेन को किसी भी एक क्लोरीन रेडिकल से इसका रिएक्शन स्टार्ट होता है। ये मैकेनिज्म इसका मैं बता दूँ कि किस तरीके से रिएक्शन जो है इसका प्रोसीड होता है, आगे प्रोपेगेट किस तरीके से होता है। तो उसमें जब भी आपका एक रेडिकल आता है तो रेडिकल आएगा तो यहाँ से आपका ये रेडिकल्स में टूट जाएगा और ये रेडिकल इस हाइड्रोजन के साथ ब्रेक करने के बाद क्या बना लेगा, HCl, ठीक है। जब HCl बना लेगा तो यहाँ से CH3 जो टूटेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 रेडिकल, दैट इज अ मिथाइल रेडिकल, ठीक है। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, सेकंड स्टेप में यही मिथाइल रेडिकल जो है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, दैट इज अ मिथाइल रेडिकल। अब ये रिएक्ट किससे कर रहा है, क्लोरीन मॉलिक्यूल से, ठीक है, चूंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल वहाँ पर एक्सिस के अंदर मौजूद होते हैं और जो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो टूटेंगे किसके अंदर, आपके रेडिकल्स में, ठीक है, और इनमें से एक रेडिकल इस मिथाइल रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक क्लोरीन रेडिकल जो है वो आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप के अंदर दोबारा, और ये रिएक्शन तब तक प्रोसीड होगा जब तक इस मीथेन के पास जो चारों हाइड्रोजन वो सब के सब आपके खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके पास मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, उसको दोबारा हम क्लोरीन रेडिकल से रिएक्शन करवा दें तो क्लोरीन रेडिकल क्या करेगा, इससे एक हाइड्रोजन एटम है दोबारा यहाँ से रिप्लेस करेगा और ये बना लेगा HCl, और जब HCl यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पर बन गया आपके पास CH2Cl रेडिकल, ठीक है, ये बन गया CH2Cl रेडिकल, ठीक है। फिर यही CH2Cl रेडिकल दोबारा जो है रिएक्ट करेगा किससे, क्लोरीन मॉलिक्यूल से, और इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर चूंकि इसमें से एक आपका रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करके बना लेगा आपके पास क्या, मिथाइल CH2Cl2 मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको हम कहते हैं मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो है वो आपका क्या जनरेट होगा, क्लोरीन रेडिकल। अब फिर दोबारा से क्या होगा, अब चूंकि इसमें मजीद 2 हाइड्रोजन बाकी है, रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगा, CH2Cl2 आपका फिर दोबारा जो है वो रिएक्ट करेगा किससे, आपके क्लोरीन रेडिकल से, ठीक है। वही क्लोरीन रेडिकल दोबारा से क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा और रिप्लेस करने के बाद दोबारा क्या बना लेगा, HCl, और HCl बनाने के बाद जब यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ बन गया आपके पास CHCl2 रेडिकल, CHCl2 रेडिकल, ठीक है। अब यही CHCl2 रेडिकल जो है दोबारा फर्दर रिएक्शन करेगा किससे,
क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्योंकि एक्सिस के अंदर मौजूद है, एक आपका रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक रेडिकल इससे रिएक्ट करेगा, ठीक है। और रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेगा, CHCl3, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पर आपके पास ये क्लोरीन एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब क्या होगा कि फर्दर यही क्लोरोफॉर्म CHCl3 मॉलिक्यूल जो है दोबारा आपका किससे रिएक्ट करेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगा, और क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा से यहाँ से क्या करेगा, इस हाइड्रोजन एटम को भी क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और क्या बना लेगा, HCl। और जब यहाँ से HCl बन जाएगा तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि CCl3 रेडिकल जो है वो आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये बनेगा CCl3 रेडिकल। यही CCl3 रेडिकल दोबारा किससे रिएक्ट करेगा, आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल से, और इनमें से एक रेडिकल में कन्वर्ट होगा और एक रेडिकल CCl3 से रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेगा, CCl4 रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक क्लोरीन रेडिकल जनरेट हो गया। तो अब यहाँ पर जाकर रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इस मीथेन में जो चारों के चारों हाइड्रोजन एटम है वो चारों के चारों क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट रिप्लेस कर देता है। कौन कर देता है, आपके पास क्लोरीन। और जब सारे सबके सब हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं, रिएक्शन आपका यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाता है। और इसके बाद फिर ये टर्मिनेशन स्टेप्स कहलाते हैं, और इस टर्मिनेशन स्टेप्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो दूसरा स्टेप प्रोपेगेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तीसरा स्टेप यहाँ पर है टर्मिनेशन, और टर्मिनेशन स्टेप के अंदर किस तरीके से आपका रिएक्शन प्रोसीड होता है। यहाँ पर आपके जो सबसे पहले एक रिएक्शन आपका प्रोसीड हुआ था कि यहाँ पर आपके पास मिथाइल रेडिकल इस क्लोरीन रेडिकल से रिएक्ट करने के बाद, ठीक है, ये बना लेगा आपके पास मिथाइल क्लोराइड। जैसे ये CH3 रेडिकल इस क्लोरीन रेडिकल से रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेगा, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। उसके बाद एक क्लोरीन रेडिकल दूसरे क्लोरीन रेडिकल से रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेगा, ठीक है। तो दो आपके पास ये आपके पास रिएक्शन हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर चूंकि CH3 रेडिकल भी आपके पास एक्सिस के अंदर मौजूद होते हैं, तो CH3 रेडिकल दूसरे CH3 रेडिकल के साथ मिलकर C2H6 या आपके पास इथेन बना लेगा। तो यहाँ पर आपके पास रिएक्शन जो है वो आपका स्टॉप हो जाता है, और ये हो जाते हैं आपके टर्मिनेशन रिएक्शन, और यहाँ पर आपका रिएक्शन जो है वो सबके सब आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर अल्केन्स के अंदर देखें कि कितनी पॉसिबल प्रोडक्ट एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ द है MCQs अगर कोई पूछ ले कि भाई टोटल अल्केन्स के अंदर जो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर कितनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनती है, तो उसमें 5 पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले रेट करवा के बताई, आपके पास जो रिएक्शन है दैट इज अ मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो पहली पॉसिबल प्रोडक्ट आपके पास ये बनी। दूसरी प्रोडक्ट बनी CH2Cl2 दैट इज अ मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है। तो दूसरी पॉसिबल प्रोडक्ट आपकी ये बनी। फिर इसके बाद आपके पास CHCl3 है, इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये पॉसिबल प्रोडक्ट बनी तीसरी। इसके बाद CCl4 है, इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो चौथी पॉसिबल प्रोडक्ट ये है। और पांचवी पॉसिबल प्रोडक्ट जो है वो आपके पास इथेन बनती है, जिसमें एक मिथाइल रेडिकल दूसरे मिथाइल रेडिकल, पांचवी पॉसिबल प्रोडक्ट बनती है क्लोरीन मॉलिक्यूल। चूंकि क्लोरीन रेडिकल आखिर में जनरेट हुआ है, वही क्लोरीन रेडिकल मजीद क्लोरीन रेडिकल से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेता है।